चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 16 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पोर्शन। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, आईपीसी का चैप्टर नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। ये वाले जो ऑफेंसेस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी हैं। इसीलिए आप सब जानते हैं कि मैंने इस चैप्टर को, जो कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कॉन्सेप्ट बेस में ये उठा रही हूँ, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को ब्रेक कर रही हूँ आपके साथ, और केस लॉस, और साथ में क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारे एग्जाम्पल, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। तो स्टूडेंट्स, मेरा इंडेवर यही था, मेरा एम यही था कि क्योंकि इस चैप्टर को एक गो में नहीं करना चाहिए, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मेन कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं रह सकती है, इसीलिए मैंने इसको बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक किया है। इंपॉर्टेंट पोर्शंस करे हैं हम लोगों ने, जैसे कि अगर हम बात करें चैप्टर 16 में हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का ऑफेंस हम कर चुके हैं, इनके बीच में डिफरेंस भी कर चुके हैं। देन हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था 304A 304B अबेटमेंट और अटेम्प्ट वाले सेक्शंस, एंड उसके बाद हम लोगों ने किया था मिसकैरेज। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया था, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के सारे सेक्शंस पढ़े, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के सारे सेक्शंस पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बारे में, और शुरुआत करी हमने सेक्शन नंबर 354 की, जहां पे हम लोगों ने सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो ऑफेंसेस होते हैं उसकी शुरुआत करी, एंड आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन से हमने शुरू करते हुए 354A जहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होती है, 354B जहां पे आप किसी वुमन को डिसरोप करते हो, 354C वॉयरिज्म, 354D स्टॉकिंग, 354E सेक्सटॉर्शन के बारे में हम लोगों ने बात करी। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने पूरा का पूरा जो पोर्शन था 359 से लेके आपका 369 तक का हम लोगों ने वो ब्रेक कर दिया। किडनैपिंग और अबडक्शन को हमने ब्रेक कर दिया, और वो हमने क्यों किया, हमारा पर्पस ये बिल्कुल नहीं था कि हम इन सेक्शंस को छुड़वाना चाहते हैं, बट हम लोगों ने इनको ब्रेक किया जानबूझ के, क्योंकि हम लोग जब सेक्सुअल ऑफेंसेस के कर रहे थे, सेक्सुअल ऑफेंसेस वुमेन के रिलेटेड हम कर रहे थे, 354 हमने शुरू कर दिया था, तो जरूरी ये था कि हम लोग इसके साथ में रेप भी पढ़ लें, 375 376 पढ़ लें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है वो भी पढ़ लें, और फिर हमने साथ में क्या पढ़ा, हम लोगों ने अननेचुरल ऑफेंसेस भी पढ़ लिया। अब पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि मैंने बात करी अमेंडमेंट्स के बारे में, जो कि रेप लॉज से रिलेटेड है। तो ये पूरा पोर्शन जो सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला था, ये मैंने इकट्ठा कर लिया, और अब मैं वापस आ गई हूँ आपके सेक्शन नंबर 359 से 369, जो कि डील करता है किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है आपके लिए अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं। पीटी और मेंस दोनों में ही इससे पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं, अगर आप 12th के बाद अपना कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किडनैपिंग में क्या फर्क है, अबडक्शन में क्या फर्क है, कैसे कैसे लॉ के टर्म्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जब आपके बड़े बड़े पैसेजेस आए आप आराम से उनको सॉल्व कर पाए। और अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हैं तो इस पोर्शन से आपका एक क्वेश्चन आना पक्की गारंटी है, तो आप तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। और अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनैपिंग और अबडक्शन के केसेस आपके जो लीगल की फील्ड है, आपकी लॉ की फील्ड है, आपका लॉ का जो करियर है उसमें तो आते ही रहेंगे, तो क्यों ना इनके बीच में एक्चुअली में डिफरेंस समझ लें और देख लें कि कौन से सेक्शंस प्रोवाइडेड है और उनका मतलब क्या है। तो ये हम सबके लिए रेलेवेंट है कि हम लोग समझे कि किडनैपिंग क्या होता है, अबडक्शन क्या होता है, और इंडियन पीनल कोड में इसकी पनिशमेंट कैसे प्रोवाइड करी गई है। अब हम लोग क्या करेंगे आज के इस सेशन में, हम लोग चैप्टर नंबर 16 का ये जो पोर्शन हमारा बचा हुआ था इसको खत्म करेंगे, और इससे हमारा चैप्टर नंबर 16 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और कल के आने वाले सेशन में हम लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बड़ा है। तो जैसे मैंने चैप्टर नंबर 16 को डील किया था, छोटे छोटे लेक्चर्स बना के आप लोगों के लिए सारे एक एक टॉपिक्स को कवर करके, सिमिलर फैशन में मैं प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस को भी छोटे छोटे लेक्चर्स बना के एक साथ कवर नहीं करूंगी, बिट्स एंड पीसेस में कवर करूंगी, अलग अलग लेक्चर्स में कवर करूंगी, कि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेशन में हमारे क्या क्या होंगे डेली टारगेट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किडनैपिंग क्या होता है, फिर हम बात करेंगे सेक्शन 360 के बारे में, सेक्शन 361 के बारे में, सेक्शन 359 जो कि बात करता है किडनैपिंग, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर्पस क्या है सेक्शन 361 का वो पढ़ेंगे,
एनालिसिस करेंगे सेक्शन 361 का, और एक्टस रियस और मेंस रिया क्या है हमारे किडनैपिंग के ऑफेंस में, वो भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अबडक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में, और किडनैपिंग और अबडक्शन के बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों ऑफेंसेस के बीच में, वो समझना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या एक्टस रियस और मेंस रिया होता है जब ऑफेंसेस होते हैं अंडर ऑब्जेक्शन 364 से लेके 367 और 369, और हम लोग सारे के सारे सेक्शन जो कि किडनैपिंग और अबडक्शन के स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाले सेक्शंस हैं जो कि 363 ए से लेके 369 तक हैं, हम ये सारे सेक्शंस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा इंडेवर यही है इस लॉ फाउंडेशन बैच के माध्यम से कि आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो बेस है लीगल नॉलेज का, इंडियन पीनल कोड का, वो मैं आपका मजबूत करूं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं एक भी सेक्शन ना छोड़ूं। आईपीसी में कितने सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, और जितने सेक्शंस प्रोवाइडेड है मैं वो सारे के सारे आपके साथ कवर करूंगी। एक एक सेक्शन, एक भी सेक्शन हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या लिख के बताएंगे कि आईपीसी में टोटल कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। तो अब बढ़ते हैं और हम लोग आज का अपना जो ये सेशन है इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या समझना जरूरी है, जब हम किडनैपिंग की बात कर रहे हैं तो कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। सेक्शन 359 से 361 पढ़ेंगे, और 364 से लेके 369 पढ़ेंगे। ये सारे सेक्शंस किसके बारे में बात करते हैं, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग के बारे में बात करते हैं, और ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अब क्या समझना जरूरी है, एक बार मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इन चार्ट्स की या तो आप फोटो ले लो, या फिर आपने क्लास नोट्स की आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रेडी रखिए, एंड ये आपको बहुत मदद करेंगे जब आप अपने एग्जाम का रिविजन कर रहे होंगे। तो एक बार हम लोग डिटेल में पूरा सेक्शन पढ़ लेंगे, सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगे, बट क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि आप लोग क्या करें, इन जो चार्ट्स हैं इनको अच्छे से समझ के रखें। तो सेक्शन 359 हमारा क्या कहता है, सेक्शन 359 हमारा कहता है कि कोई भी किडनैपिंग करे अगर इंडिया से सेक्शन 360 लगेगा, और लॉफुल गार्डियन से करे तो 361 लगेगा, तो वो ऑफेंस होता है किडनैपिंग का। अब आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी अगर कन्वे करता है, कन्वे करने का क्या मतलब है, ट्रांसपोर्ट करता है या तो खुद से या फिर किसी एजेंट के थ्रू किसी भी पर्सन को फ्रॉम इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ, या तो उसका खुद का या फिर माइनर का, अगर कंसेंट की बात हो रही है तो उसके गार्डियन का, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। जो ये ट्रांसपोर्टेशन की बात है, कन्वेइंग की बात है, तो ये कैसे हो सकता है, ये डिसीटफुल मैनर से हो सकता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से हो सकता है, मेंस रिया से हो सकता है, गिल्टी माइंड से हो सकता है, या फिर ये फोर्सफुली भी हो सकता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरीके से होता है, वो दो तरीके क्या है, ये टू मैनर्स प्रोवाइडेड है, और ये टू मैनर्स क्या है, या तो डिसीटफुल, आप किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कर रहे हो, या फिर आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, फोर्सफुली कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, ऑफेंस हो रहा है किडनैपिंग। तो क्या समझने की बात है कि सबसे पहले सेक्शन 359 क्या कहता है कि दो तरीके से किडनैपिंग हो सकती है। कौन से दो तरीके, या तो इंडिया से या फिर लॉफुल गार्डियन से। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो कोई भी अगर क्या कर रहा है, एक बंदे को कन्वे कर रहा है फ्रॉम इंडिया, कन्वे कर रहा है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या तो खुद से कर रहा है या फिर किसी एजेंट के द्वारा कर रहा है, और विदाउट द कंसेंट, या तो उसका खुद का कंसेंट, या फिर अगर वो माइनर है तो उसके गार्डियन के कंसेंट के बिना कर रहा है, और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया लेके जा रहा है। और कैसे कर रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन के दो तरीके दिए हुए हैं, दो मैनर्स प्रोवाइडेड हैं, वो क्या है, या तो वो डिसीटफुल तरीके से कर रहा है, मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कर रहा है, छल कपट करके कर रहा है, या फिर वो फोर्सफुली कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो हम कहेंगे ऑफेंस हो रहा है ऑफ किडनैपिंग। अब क्या समझने की जरूरत है, किडनैपिंग जो वर्ड है, किडनैपिंग जो वर्ड है उसको आप जब ब्रेक करते हो तो क्या समझ आता है, किड और नैपिंग, किड और नैपिंग, किड मतलब हो गया चाइल्ड, और नैपिंग हो गया मतलब स्टील करना, चुराना। तो किडनैपिंग का मतलब एक्चुअली में क्या हो जाता है, चाइल्ड स्टीलिंग। तो सेक्शन 351 जो है वो दो तरीके के ऑफेंसेस बताता है, फ्रॉम इंडिया जो कि 360 में है, और फ्रॉम लॉफुल गार्डियन जो कि 361 में हम पढ़ेंगे। अब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या समझ रहे हैं कि कोई भी अगर कन्वे करता है, कन्वे का हमने क्या मतलब समझा, ट्रांसपोर्ट करता है, और ये ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, या तो ओन के द्वारा या फिर किसी एजेंट के द्वारा, और किस मैनर में हो रहा है, मैनर प्रोवाइडेड है दो। कौन से दो मैनर्स प्रोवाइडेड हैं, वन है कि आप कर रहे हो डिसीटफुल कर रहे हो, बेसिकली डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कर रहे हो, या फिर सेकंड तरीका क्या है, आप फोर्सफुली कर रहे हो।
बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, कंसेंट के बिना, या तो उस पर्सन का या फिर उसके लीगल गार्डियन के कंसेंट के बिना अगर आप कर रहे हो तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 360 ऑफ द आईपीसी। अब क्या समझने की बात है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। तो इसेंशियल एलिमेंट है कि आप कन्वे कर रहे हो किसी पर्सन को बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एनी पर्सन जिसकी वो कस्टडी में था या फिर उसकी गार्डियन की कस्टडी से आप उसको बाहर लेके जा रहे हो। कन्वेइंग का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब है आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, और दो तरीके से करते हैं। कौन से डिसीटफुल तरीके से, धोखाधड़ी से, या फिर फोर्सफुली, जबरदस्ती और कंसेंट के बिना कर रहे हो, या फिर ऐसा कंसेंट जो कि कोई और लीगली ऑथराइज था देने के लिए, उसके कंसेंट के बिना कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 360। अब कन्वे का क्या मतलब है, कन्वे का मतलब होता है किसी को ट्रांसपोर्ट करना, किसी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो बेसिकली क्या जरूरी है यहाँ पे, फिजिकल एक्ट ऑफ टेकिंग अपने आप में बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग की। और क्या ध्यान देना है कि आप इंडियन टेरिटरी के उसको बाहर लेके जा रहे हो तो आप ऑफेंस कर रहे हो ऑफ किडनैपिंग अंडर सेक्शन 360। अब सेकंड जो पॉइंट है वो क्या जरूरी है, जो पर्सन को आप कन्वे कर रहे हो विदाउट कंसेंट कर रहे हो, और किसका कंसेंट जरूरी था, उसके गार्डियन का कंसेंट जरूरी था, बट आपने वो कंसेंट नहीं लिया। आपने अपनी मन मर्जी से उस बंदे के साथ धोखाधड़ी करके या फिर जबरदस्ती उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो जो कि इंडिया के बाहर है, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 360। क्या समझने की जरूरत है, जो कन्वेंस अगर किसी मेजर पर्सन का है, माइनर का है, या फिर अनसाउंड पर्सन का है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, और जिस पर्सन को आप कन्वे कर रहे हो आप या तो उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, धोखाधड़ी करके उसका कंसेंट ले रहे हो, तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। जब फ्री कंसेंट की याद आए तो क्या याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग क्या पढ़ के आए हुए हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं कि कंसेंट कैसा होता है, फ्री कंसेंट तब होता है जब वो मिसरिप्रेजेंटेशन से ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना हो, फ्रॉड, कोर्जन, मिस्टेक ऑफ एक्ट के द्वारा ना हो, तभी वो होगा फ्री कंसेंट। तो जब आप किसी पर्सन के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, उसको कुछ चीज मिसरिप्रेजेंट करके उसका कंसेंट ले रहे हो, तो वो भी अपने आप में कंसेंट नहीं माना जाएगा। आपने उस बंदे को बोला कि आपकी मम्मी है वहां पे, आपकी मम्मी इंडियन बॉर्डर के बाहर खड़ी है और चलो मेरे साथ, तो आपने क्या किया, आपने उसको मिसरिप्रेजेंट किया, आपने उसको धोखाधड़ी करी, चीटिंग करी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आपने किया, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कर रहे हो। तो अब एक केस पढ़ते हैं पिराई स्वामी कंगानी। इसमें जहां पे the person took a woman saying that they will be married to his sons in Ceylon and made to work as a coolies for tea estate. It was said that there is no consent and he has been held liable for kidnapping. तो बेसिकली आप किसी को बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी शादी कराने के लिए तुम्हें लेके जा रहा हूँ, और बाद में आप उनको वहां पे काम करा रहे हो। आपने उनका क्या किया, आपने उनको मिसरिप्रेजेंटेशन की, आपने जो उनका कंसेंट लिया है, नो फ्री कंसेंट, therefore liable होंगे फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब सेक्शन 360 की जब हम बात करते हैं तो एक्टस रियस और मेंस रिया क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो एक्ट, जो जिस एक्ट से आप किसी को कन्वे कर रहे हो, बेसिकली आप किसी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फिजिकल टेकिंग हो रही है, वो तो हो गया आपका एक्टस रियस। और मेंस रिया क्या हुआ, क्या खुराफाती माइंड था, क्या गिल्टी माइंड था कि मैं क्या करना चाहती हूँ, कन्वे करना चाहती हूँ और कंसेंट के बिना करना चाहती हूँ। तो जब ये एक्टस रियस और मेंस रिया इकट्ठा हो गया तो एक्ट हो गया हमारा किडनैपिंग का, जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो बेसिकली मेंस रिया दो थे, कि एक तो था कि आप किसी भी तरीके से इस पर्सन को यहाँ से वहां लेके जाना चाह रहे हो, और दूसरा आप कंसेंट के बिना लेके जाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कंसेंट तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए आप बिना कंसेंट के लेके जाना चाह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 360। अब 361 पढ़ते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है। अगर आप लोग एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद इन चार्ट्स को रिलाई करोगे तो आपका जो सेक्शन है वो बहुत जल्दी, बहुत क्विक फैशन में आप लोग रिवीजन कर सकते हो अपनी। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब 361 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। तो कोई भी अगर टेक करता है या फिर इंटाइस करता है, अब टेक करता है, टेक या तो विद फोर्स है या फिर विदाउट फोर्स है, जबरदस्ती लेके जा रहा है, या फिर इंटाइस कर रहा है। इंटाइस करना मतलब अल्योर करना, किसी को कोई चीज का लालच देना, ठीक है। और एज ग्रुप क्या दी है, अगर तो कोई मेल है तो 16 साल से कम,
अगर कोई फीमेल है तो 18 साल से कम, या फिर कोई अनसाउंड पर्सन है और क्या करता है, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन, इसको हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में, इसको होल्ड पे रखो आप, ठीक है। और कंसेंट के बिना लेके जा रहा है, कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है ऑफ किडनैपिंग अंडर सेक्शन 361, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 363, और सजा क्या दी गई है, 7 साल तक की प्लस फाइन भी आपको पे करना पड़ सकता है। ये एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ऑफेंस है, और यहाँ पे मेंस रिया को प्रूव करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर फॉल करते हो तो मेंस रिया हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, मेरे इनिशियल लेक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था कि इन ऑफेंसेस में मेंस रिया का होना जरूरी नहीं है। अब आप बात करो कि किडनैपिंग का पर्पस क्या है, तो किडनैपिंग का पर्पस है सोशल वेलफेयर, बच्चे की सेफ्टी और प्रोटेक्शन, और बच्चे के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना, उनका शोषण नहीं होने देना, एक्सप्लॉइट नहीं करने देना, और प्रोटेक्ट करना लॉफुल गार्डियन के राइट्स को, ये है इनका पर्पस। और इसमें एक एक्सेप्शन भी दी गई है कि अगर आपको गुड फेथ में लगता है कि ये आप ही का बच्चा है और आप इस बच्चे के फादर हो और आप इसको लेके जा रहे हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप ऑफेंस कर रहे हो ऑफ किडनैपिंग। अब एक बार डिटेल में समझ लेते हैं ये पूरी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आप लोग इस चार्ट पे रिलाई कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिनका मैंने नाम यहाँ पे लिखा है, बट काफी सारे केस लॉज हम आगे भी करने वाले हैं। तो आर वर्सेस प्रिंस, टीडी वडगम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, एस वर्धराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये केस लॉज हैं किडनैपिंग पे, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, आपको अपने पेपर में आंसर राइटिंग में जरूर लिख के जाने हैं, और आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग और बहुत सारे केस लॉज आज पढ़ने वाले हैं। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन में आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो किसी को भी टेक कर रहे हो, तो टेक हो रहा है विद फोर्स या फिर विदाउट फोर्स, या फिर आप इंटाइज करते हो, लालच देते हो, अल्योर करते हो किसी भी माइनर को, अगर वो मेल है तो 16 साल से नीचे, फीमेल है तो 18 साल से नीचे, या फिर अनसाउंड है, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन। वो जो लॉफुल गार्डियन है जिसकी कीपिंग में था, एक बाउंड्री के अंदर उन्होंने अपने बच्चे को रखा हुआ था, उसके बाहर आप लेके जा रहे हो विदाउट कंसेंट, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 361। समझने की बात क्या है कि लॉफुल गार्डियन, एक्सप्लेनेशन कहती है लॉफुल गार्डियन का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लॉफुली इंटरेस्टेड है या फिर केयर दी गई है किसी माइनर की या फिर अदर पर्सन की। अदर पर्सन क्या हो गया, कोई भी अनसाउंड पर्सन। एक्सेप्शन क्या दी गई है, अगर कोई पर्सन गुड फेथ में बिलीव करता है कि वो इस फादर है इस बच्चे का, ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, ऑफ अ नाजायज बच्चा, और वो गुड फेथ में अपने आप को मानता है कि उसके पास इंटाइटल्ड है इस बच्चे की लॉफुल कस्टडी के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो इस सेक्शन के अंदर लायबल नहीं होगा। अब क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, क्या रेसिपी है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई सेक्शन करते हैं तो हमें अपने टिप्स पे क्या रखने होते हैं, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। तो 4 इसेंशियल इंग्रेडिएंट है इस सेक्शन के। सबसे पहला, आप टेक कर रहे हो या इंटाइज कर रहे हो। दूसरा, जो पर्सन है वो माइनर है या फिर अनसाउंड है। तीसरा, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन कर रहे हो। और चौथा, कंसेंट के बिना कर रहे हो। कंसेंट के बिना कर रहे हो तो आप कर रहे हो ऑफेंस अंडर सेक्शन 361। अब क्या समझना है, एक केस है मैंटिक लॉ, इन्होंने क्या बोला, जो टेकिंग है नीड नॉट बी बाय फोर्स, एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव, इट इज इमटेरियल वेदर द गर्ल कंसेंट या फिर नहीं। तो बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो कंसेंट दे भी देती है तो अपने आप में कंसेंट नहीं माना जाएगा। आपको कंसेंट यहाँ पे किसका लेना है, उसके लॉफुल गार्डियन का लेना है और किसी का नहीं लेना। जहूर अली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या बोला गया कि अगर आप एक बच्ची को, अगर आप एक लड़की को शेल्टर के लिए या फिर उसको लेके जा रहे हो हॉस्पिटल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो वो अपने आप में टेकिंग नहीं माना जाएगा। यहाँ पे कोई एक्टिव रोल होना चाहिए टेकिंग का, और ये अपने आप में ऑफेंस नहीं होगा अंडर सेक्शन 361। अब कुछ और केस लॉज जो हमें देखने जरूरी हैं, जिनके एक एक पॉइंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या वर्धराजन AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसको हम अभी डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। इन्होंने बात करी टेकिंग और अलाउइंग अ माइनर टू अकम्पनी अ पर्सन के बीच में डिफरेंस। तो आप कभी कभी अपने बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को किसी और के साथ जाने की परमिशन दे देते हो, इसके बीच में और टेकिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में वर्धराजन के केस में डिस्कशन हुई। रॉबिन्स का जो केस था, वहां पे क्या बात करी गई कि माइनर का जो कंसेंट होता है वो अपने आप में कोई भी कंसेंट नहीं माना जाता, और ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग वो प्राइमरीली किसके अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट द लॉफुल गार्डियन होता है।
और सिर्फ लॉफुल गार्डियन का ही कंसेंट वैलिड कंसेंट माना जाएगा। छज्जू राम के केस में क्या पढ़ा गया कि जो डिस्टेंस है टू विच द माइनर इज टेकन अवे वो अपने आप में मटेरियल है व्हाइल डिटरमाइनिंग द टेकिंग ऑफ द माइनर। तो बेसिकली अगर आप बोल रहे हो कि जी मैं तो बच्चे को सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही लेके गया था माँ बाप के दूर, तो वो फर्क नहीं पड़ता आप 1 किलोमीटर लेके जाओ या 1000 किलोमीटर लेके जाओ। अगर आप आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन कर रहे हो, विदाउट द कंसेंट कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे कि आप लाइबल होगे फॉर पनिशमेंट अंडर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब निमाई चतुरोज केस में क्या बोला गया कि जो एक्ट है ऑफ किडनैपिंग ये अपने आप में कंटिन्यूअस ऑफेंस नहीं है। जब हम आगे आने वाला अबडक्शन पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कि अबडक्शन का जो ऑफेंस होता है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, बट जब हम किडनैपिंग की बात करते हैं किडनैपिंग का जो ऑफेंस है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। और यहाँ पे ऑफेंस कैसे कंप्लीट होता है, एज सून एज आप एक माइनर को माँ बाप की कस्टडी से, गार्डियन की कस्टडी से बाहर लेके आते हो, उसको टेक आउट करते हो, वैसे ही आपका ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कंप्लीट हो जाता है। ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आर वर्सेस प्रिंस का जो केस है वहां पे क्या बोला गया कि अगर कोई लड़की जो कि 18 साल से नीचे है अगर वो किडनैप होती है तो ये डिफेंस नहीं है कि अक्यूज बोले कि मुझे तो लड़की की एज ही नहीं पता थी, मुझे नहीं पता था कि ये 18 साल से कम है। तो इवन दो आपने बोनाफाइडली बिलीव किया और रीजनेबल ग्राउंड पे आपने बिलीव किया कि वो 18 साल से ऊपर है, ये अपने आप में कोई भी डिफेंस नहीं होगा और जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इस डिफेंस को अग्री नहीं करते हैं। इसरार हुसैन, इस केस में क्या बोला गया कि अगर एक माइनर अबैंडन करता है अपना घर, गार्डियन का घर अपनी मर्जी से और कोई इंटेंशन नहीं है उसकी वापस जाने की, तो उसको आप क्या नहीं कर सकते, शी कैन नॉट बी हेल्ड टू कंटिन्यू इन द कीपिंग ऑफ हर लॉफुल गार्डियन। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो माइनर जो है वो लॉफुल गार्डियन की कीपिंग में। तो आउट ऑफ कीपिंग का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर अभी मैं यहाँ पे बैठ के अपनी क्लास ले रही हूँ और मेरा बेटा मेरे घर पे है, तो वो बच्चा अभी भी मेरी कस्टडी में है, अभी भी मेरी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है। तो बेसिकली आउट ऑफ कीपिंग एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जहां पे हम क्या बोलते हैं कि ये बच्चा जो है ये अपने पेरेंट्स की कस्टडी में है, अपनी लॉफुल गार्डियन की कस्टडी में। एक चीज तो आप बोलोगे कि मैम अगर आपका बेटा आपके सामने है, आपके साथ है, तो वो आपकी कस्टडी में है। और दूसरी सिचुएशन जब मेरा बेटा स्कूल भी जा रहा है तो भी वो मेरी कस्टडी में है, वो मेरा कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, कंस्ट्रक्टिव कस्टडी है। तो बेसिकली जहां पे मुझे उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता है वहां पे मैं क्या बोलूंगी कि वो बच्चा मेरी कस्टडी में है। अब जैसे कि मेरा ड्राइवर जाता है और मेरे बेटे को स्कूल से वापस लेके आता है घर, तो जब वो स्कूल से उसको वापस लेके आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, दैट चाइल्ड इज स्टिल इन माय कस्टडी। बट अगर वो ड्राइवर अपने बच्चे को, जो मेरा बच्चा है, उसको घर लेके आने की जगह सिनेमा हॉल ले गया मेरे को बिना बताए, मेरे कंसेंट के बिना, तो यहाँ पे आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन हो गया। तो जहां पे मेरा कंसेंट नहीं था, मैंने कंसेंट क्या दिया था अपने ड्राइवर को कि तुम जाओगे मेरे बच्चे को स्कूल से उठाओगे और उसको घर लेके आओगे, ठीक है, मेरा कंसेंट सिर्फ यहाँ तक था। तो इतनी देर में जब वो बच्चा ड्राइवर के साथ गाड़ी में है, स्कूल से उसने पिक किया, वो वापस आ रहा है, तो यहाँ पे सारा वो बच्चा जो है मेरी कस्टडी में है, मेरी पोजेशन में है, इन माय कीपिंग है। बट जहां पे मैंने मूवी देखने की कोई परमिशन नहीं दी थी, मैंने कंसेंट नहीं दिया था अपने ड्राइवर को कि तुम इसको मूवी दिखाने ले जाओ, और वो मुझे बिना बताए, मेरी परमिशन लिए बिना, मेरा कंसेंट लिए बिना मेरे बच्चे को अगर कहाँ लेके जाता है, मूवी हॉल लेके जाता है, तो वहीं पे मैं बोलूंगी कि यहाँ पे आउट ऑफ टेकिंग हो गया ऑफ द लॉफुल गार्डियन। तो आपको जो आउट ऑफ टेकिंग, आउट ऑफ कीपिंग का जो मतलब है, उसका एक इमेजिनरी लाइन है जहां पे आपका कंट्रोल है, आपका डोमिनेंस है अपने बच्चे के ऊपर। जैसे ही बच्चा उस कस्टडी के बाहर जाता है, उस कंट्रोल या डोमिनेंस के बाहर जाता है, वैसे ही हम क्या बोलेंगे कि ऑफेंस हो गया किडनैपिंग का। और ये एक क्या नहीं है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। द मोमेंट टेकिंग से बाहर गया बच्चा, वैसे ही किडनैपिंग का ऑफेंस हो गया। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे अगले केस की, जो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम। क्या बोला गया कि कंसेंट ऑफ माइनर अपने आप में इमटेरियल है। क्या जरूरी है, गार्डियन का कंसेंट होना जरूरी है अगर आप किडनैपिंग के ऑफेंस से बचना चाहते हो। तो हट दियो, यहाँ पे क्या बोला गया कि माइनर इज नॉट इन कस्टडी ऑफ अ लॉफुल गार्डियन, तो ऑफेंस नहीं हो सकता किडनैपिंग का। जब तक बच्चा कस्टडी में नहीं है तब तक हम आउट ऑफ टेकिंग, आउट ऑफ कीपिंग का ऑफेंस नहीं कर सकते, किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं कर सकते। गणेश के केस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, कंसेंट गिवन बाय द गार्डियन आफ्टर द कमिशन ऑफ द ऑफेंस। किडनैपिंग होने के बाद अगर गार्डियन कंसेंट दे रहा है तो वो अपने आप में कोई कंसेंट नहीं माना जाएगा। नथु सिंह के केस में लॉफुल गार्डियन और लीगल गार्डियन के बीच में डिफरेंशिएट किया गया।
अब समझना जरूरी है कि पर्पस क्या है, 361 का किडनैपिंग का पर्पस क्या है। तो सबसे पहला, आप बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो जो कि छोटी उम्र के होते हैं, टेंडर एज की होते हैं, और उनको किडनैप करके लोग क्या करते हैं, उनसे गलत काम कराते हैं, बेगरी कराते हैं, सिडिशन कराते हैं, उनसे सेक्सुअल ऑफेंसेस कराते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में उनको डाल देते हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स को काट के उनको बेच देते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और दूसरा, आपको क्या प्रोटेक्ट करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है जो इनके पेरेंट्स हैं, उनके जो लॉफुल गार्डियंस हैं, उनकी उनके राइट्स को भी आपको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए 361 360 ये अपने आप में ऑफेंसेस बनाए गए हैं कि आपको बच्चों की जिंदगी को बचाना जरूरी है। जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, उनको आपको बचाना जरूरी है। इसीलिए कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है, इसीलिए ऑफेंसेस ऑफ किडनैपिंग का बनाए गए। ठीक है, अब क्या समझना जरूरी है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा एनालिसिस ऑफ सेक्शन 361। एक बार समझ लोगे, दिमाग में बिठा लोगे, बार बार नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक बार कर लो। टेक या फिर इंटाइस, तो टेक का क्या मतलब है, टेक का मतलब है फिजिकल टेकिंग, और यहाँ पे फोर्स इस्तेमाल हो भी सकती है, फोर्स इस्तेमाल नहीं भी हो सकती। टेकिंग का मतलब है कि आप किसी को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जा रहे हो। तो अगर आप ए को प्लेस 1 से लेके प्लेस 2 पे जा रहे हो तो टेकिंग हो गई। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी अक्यूज जो कर रहा है नीड नॉट बी द इमीडिएट कॉज। अगर बच्चा किसी भी टाइम पे, इवन आफ्टर मंथ्स या फिर ईयर्स, अगर खुद से उसके पास आ रहा है और उसने इंटाइस किया था, उसने उसके मन में लालच लिया था, अल्योर किया था, तो वो भी हम क्या कहेंगे कि 361 का ऑफेंस हो रहा है। तो या तो आप फिजिकली टेक कर रहे हो उस बच्चे को, फोर्सफुली कर रहे हो, या अपने हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहे हो, या फिर आप उस बच्चे को बुला रहे हो, उसको बोल रहे हो कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, उसको बोल रहे हो मैं तुम्हें एसएल वर्ल्ड लेके जाऊंगा, और वो लालच में, वो अल्योर होके, इंटाइस होके आपके पास आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑफेंस हो रहा है ऑफ 361। तो इंटाइस का क्या मतलब है, अगर आप अल्योर करते हो, किसी को इंड्यूस करते हो, किसी की होप्स बढ़ाते हो, उसकी डिजायर्स बढ़ाते हो कि आप उसको कुछ दोगे, एक्सपेक्टेशंस जो है आप उसके दिमाग में उसको बढ़ाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑफेंस कर रहे हो ऑफ इंटाइसिंग। इंटाइसिंग बहुत सारे तरीके से हो सकता है, सटल तरीके से भी हो सकता है, स्लो डाउन तरीके से भी हो सकता है, इंस्टेंट भी हो सकता है। अगर एक बंदा रोज किसी बच्चे को चॉकलेट देता है एंड आफ्टर अ डेज इफ द चाइल्ड ऑन इटसेल्फ गोज टू दैट मैन, तो हम क्या कहेंगे कि आप इंटाइस कर रहे हो। अगर आप एक बच्चे को बोल रहे हो आ जाओ मेरे घर में, बहुत सारे खिलौने हैं, और वो बच्चा लालच में आके, वो बच्चा अल्योर होके, इंड्यूस होके अगर आपके घर आ जाता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप इंटाइस कर रहे हो। जैसे कि एक माइनर गर्ल के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी भी इंटाइसमेंट हो सकती है। इंड्यूसमेंट जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, विक्टिम के स्टेट ऑफ माइंड पे। कभी कभी एक बंदे को इंड्यूस करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लग जाते हैं, बहुत मनाना पड़ता है उसको, और कभी कभी एक सिंगल जेस्चर भी अपने आप में सफिशिएंट होता है कि आप किसी को इंड्यूस कर पाओ। तो एग्जाम्पल के तरीके से एक गर्ल जो कि ट्रबलसम लाइफ जी रही थी, पिटती थी अपनी मम्मी से, अपनी स्टेप मदर से रोज पिटती थी, और क्या करने की कोशिश कर रही थी, सुसाइड कमिट करने की कोशिश करती थी। और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए एक बंदे ने उसको बोला कि चलो मेरे साथ मूवी दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या माना जाएगा, ये अपने आप में इंड्यूसमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो टेकिंग और इंटाइसमेंट ये अपने आप में सफिशिएंट है, और कभी कभी टेकिंग और इंटाइसमेंट ओवरलैप भी कर जाते हैं एक दूसरे को। तो आपको क्या देखना है कि ये अपने आप में सफिशिएंट है। अगर आपको क्या करना है, आपको ऑफेंस करना है अंडर सेक्शन 361। तो कभी कभी एक सिंगल एक्ट होता है, कभी कभी सीरीज ऑफ एक्ट भी होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, टेकिंग और इंटाइसमेंट का ऑफेंस बनाते हैं। टेकिंग जो होती है डज नॉट रिक्वायर टेकिंग टू बी अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। कोई भी डिस्टेंस का मतलब नहीं है। अगर आप मेरे बच्चे को मेरी परमिशन के बिना मेरे घर से बाहर तक भी लेके जा रहे हो, तो भी उसको किडनैपिंग बोलेंगे। मेरा कंसेंट बहुत जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि जी मैं तो बस बाहर तक ही गया था, 500 मीटर तक ही गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 500 मीटर हो या 5000 मीटर हो, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इट इज आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन एंड इट इज विदाउट कंसेंट। और क्या चीज ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखना है कि किडनैपिंग का जो ऑफेंस है इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। किडनैपिंग ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर A takes away M from its lawful guardian G and then B take it from A, later C takes M from B and then D takes from C, so on and so forth, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे only A can be said to have kidnapped M as G was the lawful guardian, whereas B, C, D do not take it from the lawful guardian, तो वहां पे ऑफेंस नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो बच्चा है, ये जो बेबी है,
ये अपने पेरेंट्स की कस्टडी में है। अब ए ने इसको यहाँ से ले गया, यहाँ से फिर बी ले गया, यहाँ से फिर सी ले गया, और यहाँ से फिर डी ले गया, और यहाँ से ई ले गया। तो क्या बोलोगे कि सारे के सारे लोग किडनैपिंग के लिए लायबल होंगे? नहीं, हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन। तो बेबी को लॉफुल गार्डियन से किसने बाहर निकाला? ए ने निकाला। उसके बाद बी सी डी ई ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि इन्होंने तो लॉफुल गार्डियन से लिया ही नहीं, तो सिर्फ ए विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। तो क्या जरूरी है कि किडनैपिंग ऑफेंस कैसे कंप्लीट हो जाता है? जैसे ही आप बच्चे को आप बाहर लेके आए अपने पेरेंट के कस्टडी से, वैसे ही हम बोलेंगे कि ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है, माइनर एंड अनसाउंड पर्सन। अगर कोई बच्चा माइनर है, जिसकी मेल है तो 16 साल की उम्र और फीमेल है तो 18 साल की उम्र से छोटा है, तो भी हम बोलेंगे ऑफेंस हो रहा है किडनैपिंग का। और अगर क्या है, अगर कोई भी अनसाउंड पर्सन है तो भी हम बोलेंगे कि उनका कंसेंट वो नहीं दे सकते, तो भी आप क्या कर रहे हो, आप इस पर्सन की किडनैपिंग कर रहे हो। अब आप सोचोगे कि 16 और 18 साल का क्यों डिफरेंस बनाया गया? तो इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में आज भी माना जाता है कि लड़कियां आर मोर सस्पेक्टेबल टू बी हैरेस्ड। उनके साथ गलत काम हो सकते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में आप उनको जबरदस्ती डाल सकते हो। इसीलिए उनकी जो एज है वो 18 साल रखी गई और मेल की एज 16 साल रखी गई। अब आपको क्या समझना है, आर वर्सेस प्रिंस का केस, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो आर वर्सेस प्रिंस का जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है आपके लिए। तो आपको क्या समझना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि अक्यूज्ड अंडर अ बोनाफाइड बिलीफ की जो ये लड़की है वो माइनर नहीं है और वो किसी भी माइनर को बाहर नहीं लेके जा रहा। अक्यूज्ड को क्या बोला गया, अक्यूज्ड वाज हेल्ड टू बी हैव बीन किडनैप्ड द गर्ल। तो अब आपका अगर एक बोनाफाइड बिलीव है कि वो जो बच्ची है वो एक्चुअली में माइनर नहीं है, और आप बोलते हो कि जी मैंने तो गुड फेथ में लेके गया था, मुझे नहीं पता था कि ये माइनर है, ये अपने आप में एक डिफेंस नहीं है। तो बेसिकली इन केस बर्थ सर्टिफिकेट्स जो है एक लड़की के प्रूव किए जाते हैं कि वो मेजर थी, but later on parents prove it that the certificate was fake, so she was actually a minor, the person taking such a girl would be held liable for kidnapping। तो बेसिकली अगर आप एक बोनाफाइड बिलीव में भी हो कि जिस बच्चे को आप बाहर लेके जा रहे हो, जिस लड़की को आप बाहर लेके जा रहे हो वो एक माइनर नहीं है, तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक माइनर को आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन लेके जा रहे हो, उसके कंसेंट के बिना लेके जा रहे हो, तो आप कर रहे हो ऑफेंस अंडर द सेक्शंस ऑफ किडनैपिंग। ठीक है। अब आपको क्या समझना जरूरी है, अनसाउंड माइंड। तो जो अनसाउंड माइंड के लोग होते हैं उनको भी लॉ प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन दी जाती है, और क्या बोला जाता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ये इनकेपेबल हैं ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। तो बेसिकली इन लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी अनसाउंड पर्सन है तो किसी भी एज का हो, आपको उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसीलिए एक सेपरेट क्लास भी बनाई गई है। तो इस सेक्शन के लिए आपको क्या देखना है, अनसाउंडनेस जो है वो परमानेंट होनी चाहिए, टेम्पररी नहीं होनी चाहिए। परमानेंट अनसाउंड पर्सन है तो आप उसकी किडनैपिंग करते हो, लॉफुल गार्डियन से बाहर लेके जाते हो, उनके कंसेंट के बिना लेके जाते हो, तो यू विल बी हेल्ड लायबल। अब क्या समझना जरूरी है, टेम्परेरी इंसैनिटी है अगर वो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू अल्कोहल एक्सेस या फिर अदर रीजंस, वो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं की जाती। अब आपको क्या समझना है, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन। अब जो सेक्शन 361 में टर्म यूज है वो कीपिंग यूज है एंड पोजेशन नहीं बोला गया। तो हमें क्या समझना है कि कीपिंग का क्या मतलब है, कीपिंग का मतलब है एलिमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो जो आपका कीपिंग है, आपको ये ध्यान रखना है वो कंपैटिबल है विद द एलिमेंट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट। तो बेसिकली क्या मतलब है, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन और कुछ कंट्रोल होना चाहिए पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर। तो बेसिकली अगर एक गर्ल वो स्टे कर रही है हॉस्टल में, might not be in the possession of her parents, but she might require their protection, maintenance from time to time, therefore she is under the lawful keeping। अब मेरा बच्चा अगर कॉलेज पढ़ने के लिए कहीं और रहता है, बट मुझे उसके वेयर अबाउट्स पता है, आई नो वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज नॉट गोइंग, ही इज स्टिल इन माय कीपिंग, बट वो मेरे पोजेशन में नहीं है, बट वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन आप बोल सकते हो। तो आपको क्या समझना है, समझने के लिए आप पोजेशन से रिलेट कर सकते हो, बट कीपिंग और पोजेशन में कुछ डिफरेंस है। आपको क्या देखना है कि आप अपने बच्चे का मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और आपका अपने बच्चे के ऊपर कुछ कंट्रोल होता है, डोमिनेंस होती है। तो इसी को आपको कीपिंग के साथ भी ध्यान में रखना है। अब एग्जाम्पल, एक लड़की जो है वो स्कॉलरशिप लेती है एंड स्टेज इन अ हॉस्टल एंड अपने आप को खुद से मेंटेन करती है। If she goes on a Bombay fair with the person and if she has been taking no money from the home,
rather she has been sending gifts to her parents from the scholarship, she is still within the keeping of her guardian, though she is not in the possession. अब आप जब हम कीपिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस की, प्रोटेक्शन की, वो सिर्फ पैसे से नहीं होता। मैं अपने बच्चे का ध्यान सिर्फ पैसे से नहीं रखती, बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। तो अगर एक बच्ची है, वो खुद से कमा रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट भी भेजती है, तो भी हम बोलेंगे कि वो पेरेंट्स की कीपिंग के अंदर है, अगर वो एक माइनर है। और अगर कोई भी पर्सन पेरेंट्स के कंसेंट के बिना उसको कहीं बाहर लेके जाता है, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन लेके जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑफेंस हो जाएगा अंडर 361। अब अगर एक जो लड़की है, अगर एक लड़की नेबर्स के प्लेस पे जाती है या फिर हॉस्टल जाती है, और हॉस्टल वार्डन उसको कैन नॉट गेट हर मैरिड टू समवन, अ गर्ल हु हैज गॉन टू द मार्केट इज स्टिल अंडर द कीपिंग ऑफ हर गार्डियंस। अगर मेरा बच्चा इस टाइम पे गेम्स खेलने जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तब भी वो मेरी कंट्रोल में है, वो मेरे डोमिनेंस में है, वो मेरे सराउंडिंग में है। एक जो इमेजिनरी लाइन मैंने प्रोटेक्शन की उसकी बनाई हुई है, वो उसके अंदर है। अगर एक लड़की, एग्जाम्पल के लिए, अगर एक लड़की इमोशनली स्टार्व्ड है, बहुत ही डिप्रेस्ड है, वो सिनेमा जाती है विदाउट परमिशन ऑफ हर पेरेंट्स, और अगर एक बंदा उसको वहां से कहीं और ले जाता है, मैन को हम क्या बोलेंगे, लाइबल ठहराएंगे, क्योंकि शी वाज स्टिल अंडर द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियंस। तो वो जो बच्ची थी, वो अभी भी अपने पेरेंट्स के कीपिंग में थी, और अगर ये पर्सन उसको परमिशन के बिना बाहर लेके जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसको बाहर लेके गया है, किडनैपिंग करी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि क्या एक गर्ल चाइल्ड अपने आप से अपने पेरेंट्स की गार्डियनशिप को अबैंडन कर सकती है। तो अगर एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे उसकी जो स्टेप मदर है, सौतेली माँ जो है, उसको बहुत मारती है, तो गर्ल कैन नॉट अबैंडन द गार्डियनशिप, क्योंकि वो एक माइनर है, वो खुद से अबैंडन तो कर नहीं सकती क्योंकि वो एक माइनर है। बट क्या समझने की जरूरत है, इसका एक एक्सेप्शन है। अगर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे वो लड़की इंटेंशनली घर को छोड़ के आ चुकी है, और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है वापस जाने की, और कोई एविडेंस नहीं है शो करने का कि जो अक्यूज है उसका कोई रोल था उसके माइंड को मैनिपुलेट करने में, तो यहाँ पे आप इंड्यूसमेंट नहीं मानोगे। और अगर ये दोनों बाद में मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, और वो उसको कहीं पे ले जाता है, तो ये किडनैपिंग नहीं माना जाएगा। तो क्या समझने की जरूरत है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई भी बच्चा मन मर्जी से अपने पेरेंट्स की गार्डियनशिप को अबैंडन नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, इसलिए मैं इनकी जो गार्डियनशिप है उसको अबैंडन कर देता हूँ। बट क्या समझने की जरूरत है, अगर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे वो बच्चा अपने घर को छोड़ के आ चुका है, काफी टाइम हो चुका है, वापस नहीं जाना चाहता, इंटेंशन नहीं है, हेबियस कॉर्पस की पिटिशन भी फाइल कर दी उसके पेरेंट्स ने। ठीक है, हेबियस कॉर्पस की पिटिशन क्या होती है बताओ? हेबियस कॉर्पस की पिटिशन होती है प्रोड्यूस द बॉडी। ये एक रिट है, ये एक रिट है जो कि हम कोर्ट्स में फाइल करते हैं, जो बोलता है प्रोड्यूस द बॉडी। तो बेसिकली अगर कोई भी बंदा मिसिंग है या फिर इलीगली डिटेन्ड है, तो आप एक रिट फाइल कर सकते हो प्रोड्यूस द बॉडी, और जहां पे कोर्ट डायरेक्ट करेगा पुलिस को कि इस बंदे को आप ढूंढ के लाओ। अब आपने हेबियस कॉर्पस की पिटिशन भी फाइल कर दी, फिर भी वो बच्चा वापस नहीं आ रहा, उसने अपना मन बना लिया है कि भैया मुझे नहीं जाना अपने घर वापस, और अब कुछ समय के बाद वो जो बच्चा है आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन था, और यहाँ से अब कोई और उसको मिलता है और वो उसको कहीं पे ले जाता है, तो यहाँ पे आप ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग नहीं बोल पाओगे। ठीक है, अब कुछ केसेस हम लोग कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसरार हुसैन का जो केस है उसमें क्या बोला गया कि कोर्ट ने ये बोला कि वेयर माइनर अबैंडन्स द हाउस ऑफ हर गार्डियन ऑन हर ओन अकॉर्ड, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है वापस जाने का, वहां पे आप ये नहीं कह सकते हो कि वो अभी भी कीपिंग में है ऑफ हर लॉफुल गार्डियन। दूसरी बात गुंदर सिंह के केस में क्या बोली गई, जहां पे एक गर्ल है जो भाग जाती है अपने घर से क्योंकि उसके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा था, और वो सड़क पे किसी अक्यूज को मिलती है और अग्री करती है उसकी सर्विस लेने के लिए एज अ कुली, एंड वेंट विद हिम, इट वाज हेल्ड दैट द ऑफेंस वाज नॉट कमिटेड। अगर वो कुली की सर्विस लेती है और बाद में उसको कुली से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ भाग जाती है, तो यहाँ पे किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि वो बच्ची जो थी अपनी मन मर्जी से अपना घर छोड़ के गई थी, अपने इंटेंशन से गई थी, और उसने कोई इंटेंशन नहीं थी वापस जाने की, तो वो वैसे ही आउट ऑफ कीपिंग ऑफ हर लॉफुल गार्डियन हो गई थी। अब लॉफुल गार्डियन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो जैसे हमारे एक्सप्लेनेशन ने बोला है कि लॉफुल गार्डियन इंक्लूड करता है कोई भी लॉफुली इंटरेस्टेड पर्सन जिसको आप केयर या कस्टडी करने के लिए बोलते हो, आप अपने बच्चे को सौंपते हो किसी के ऊपर कि भैया मेरे बच्चे की केयर और कस्टडी करो, तो वो हो गया लॉफुल गार्डियन। अब कुछ डिफरेंस है लॉफुल गार्डियन के बीच में और लीगल गार्डियन के बीच में। ठीक है, तो जब एक फादर अपनी बेटी को सेंड हर टू स्कूल विद हिज सर्वेंट या फिर फ्रेंड,
हर फादर इज द लीगल गार्डियन, और जो सर्वेंट ऑफ फ्रेंड है जिसके साथ उसने भेजा है वो बन जाता है लॉफुल गार्डियन। सिमिलरली अगर हम हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल वार्डन जो होती है या फिर रिलेटिव जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं लॉफुल गार्डियन। कितनी बार आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जो बच्चा है वो पुणे गया, पेरेंट्स दिल्ली रहते हैं और वहां पे एक मासी या चाची रहती थी और उनको उन्होंने क्या बोल दिया कि अब आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना, आप इसको प्रोटेक्ट करना, आप इसकी केयर एंड कस्टडी करना, तो वो बन गया लॉफुल गार्डियन। तो लॉफुल गार्डियन कौन हो गया? जिसको हमने इंटरेस्ट किया है, जिसके ऊपर हमने विश्वास दिया, अपने माइनर को सौंपा है। और कौन सौंपेगा? लीगल गार्डियन सौंपेगा। लीगल गार्डियन क्या हो गया? उसका पेरेंट्स हो गए लीगल गार्डियन। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था। अब कहीं पे भी where though the custody of a minor stood entrusted factually and lawfully to the minor's maternal uncle, the natural father of the minor did not cease thereby to being the lawful guardian। अब आपको क्या समझना है कि ठीक है, मैंने अपनी मासी या चाची को बोल दिया कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई राइट नहीं है, मेरे बच्चे के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो क्या बोला गया? कॉन्सिक्वेंटली इट वॉज हेल्ड इन द कोर्ट ऑफ इट्स ओन मोशन वर्सेज राम लुबिया केस कि attempt made by the father to kidnap his minor child would not be an offense under section 361। अगर एक बच्चे को उसका बाप ही किडनैप करना चाह रहा है तो वो 361 के अंदर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब क्या समझते हैं कि अगर एक लड़की जो कि 16 साल की एज की है और उससे कम एज की है, अगर वो रहती है अंडर द गार्डियनशिप ऑफ हर मदर, was sent by the mother with another woman to visit her sister on the way there, जो accused है उसने किडनैप कर लिया इसको और उसको ले गया took her to their own village and वहां पे उसके साथ शादी करा दी उसकी किसी और के साथ। तो जो अक्यूज है उसको क्या कन्विक्ट करोगे आप? अंडर सेक्शन 366 as it was immaterial whether the girl was kidnapped with the consent of the woman in charge as she has no authority to give the consent, because ये क्या था? एक टेम्पररी गार्डियनशिप थी और जो पर्पस है आपका लॉफुल गार्डियनशिप का वो अपने आप में डिफीट हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट की, वो बात करता है कंसेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्डियन। तो जब हम कंसेंट बात कर रहे हैं, कंसेंट ऑफ अ माइनर या फिर किसी अनसाउंड माइंड का पर्सन जो है उसका कंसेंट अपने आप में इमटेरियल है। यहाँ पे किसका कंसेंट होना चाहिए? गार्डियन का कंसेंट होना चाहिए और ये कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए, वॉलंटरीली दिया जाना चाहिए, किसी भी फ्रॉड या कोर्जन के द्वारा दिया जाना नहीं चाहिए। तो आर वर्सेस विलियम्स के केस में क्या बोला गया? कंसेंट जो है वो बिफोर द टेकिंग होना चाहिए, बिफोर द एंटाइसमेंट होना चाहिए, और अगर एक्स पोस्ट फैक्टो है मतलब टेकिंग करने के बाद आप किसी का कंसेंट ले रहे हो तो वो अपने आप में कंसेंट नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, अब क्या समझना है? एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ए एंड बी है वो रन अवे विदाउट कंसेंट ऑफ बीज लॉफुल गार्डियन एंड उन शादी कर लेते हैं, देर आफ्टर वो घर वापस आ जाते हैं, तो जो गार्डियंस है have pardoned them but they cannot say that they have given their consent, hence a can still be held liable for kidnapping। अब ये दो बच्चे हैं, ये भाग की शादी कर लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? उसके बाद घर आ जाते हैं। अब जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको माफ भी कर दिया, बट स्टिल आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो उसकी मर्जी के साथ लेके गया था, पेरेंट्स की मर्जी के साथ लेके गया था। इसीलिए इवन तो वो शादी के लिए उनको माफ कर भी देते हैं बट स्टिल वो इसको किडनैपिंग के लिए लायबल ठहरा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं एक्टस रीस और मेंस रिया क्या है जब हम किडनैपिंग की बात कर रहे हैं। तो एक्टस क्या है? एक्टस है टेकिंग या फिर एंटाइसमेंट। तो बेसिकली अगर आप किसी भी अनसाउंड पर्सन को या फिर चाइल्ड को आप उसके पेरेंट्स की कीपिंग से बाहर लेके जाते हो, लॉफुल गार्डियन की कीपिंग से बाहर लेके जाते हो, तो आपका ये एक्टस हो गया। और मेंस रिया क्या है कि आपकी इंटेंशन थी कि आप इस बच्चे को टेक करो या इंटाइस करो डिसऑनेस्टली। तो जहां पे हम मेंस रिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेंस रिया होना अपने आप में जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप इम्प्यूट कर रहे हो मेंस रिया को, बिकॉज किडनैपिंग का जो ऑफेंस है वो एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस है। इसीलिए अगर आपकी मेंस रिया था या फिर नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्टस रीस प्रूव हो जाता है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि आप जो हो आप बच्चे को टेक आउट कर रहे हो, इंटाइस आउट कर रहे हो आउट ऑफ द लॉफुल कीपिंग ऑफ द गार्डियन, तो वो अपने आप में पनिशेबल ठहराया जाएगा। ठीक है, अब एस वरदराजन का जो केस है इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आपको इसको पढ़ते समय कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को ध्यान में रखना है। तो एस वरदराजन का जो केस है लैंडमार्क केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। जब इसका आंसर लिख के आओगे तो इस केस को मत भूलना लिखना, बहुत जरूरी है इसको मेंशन करना। तो अब क्या पढ़ना जरूरी है?
पढ़ना ये है कि ये मधुकर जस्टिस ने इसका जो जजमेंट दी थी, ये एक अपील थी बाय स्पेशल लीव फ्रॉम द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, जहां पे कन्विक्शन ऑफ एपेलेंट को कंफर्म किया गया था अंडर सेक्शन 363 ऑफ द आईपीसी, और इनको सेंटेंस किया गया था रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब हुआ क्या, इस केस को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बोर मत होइएगा, कहानी के फॉर्म में पढ़िएगा। सावित्री जो है वो है प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 4। वो थी थर्ड डॉटर ऑफ एस नाथराजन PW1 who is an assistant secretary to the government of Madras in Department of Industries। तो एस नटराजन जो थे वो बेसिकली उनकी बेटी थी सावित्री। ठीक है, एट द रिलेटिव टाइम वो कहाँ रहते थे, 6 स्ट्रीट लेक एरिया नागबुंगा अलोंग विद हिज वाइफ एंड 2 डॉटर्स रमा एंड सावित्री। तो एस नटराजन अपनी वाइफ के साथ जिसका नाम है रमा और अपनी 2 बेटियों के साथ, कौन सी बेटियां हैं, सॉरी, वाइफ के साथ और रमा और सावित्री के साथ रहते थे, ये 2 उनकी बेटियां थी। ठीक है, जो बड़ी वाली थी, former is older than the latter and was studying in Madras Medical College, while the latter was a student in the second year BSc class in Ethiraj College। अब क्या हुआ, कुछ महीने के बाद सितंबर 30, 1960 को सावित्री जो है वो फ्रेंडली हो गई एपेलेंट के साथ जिसका नाम था वरदराजन, जो कि साथ के घर में रहता था, उनका पड़ोसी था। नटराजन का पड़ोसी कौन था, वरदराजन था। जो एपेलेंट थी, एपेलेंट और मतलब बेसिकली एपेलेंट कौन हो गया, वरदराजन। तो वरदराजन और सावित्री काफी बार बातें करते थे, अपने अपने घर से खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते थे। 30 सितंबर 1960 को रमा ने क्या देखा कि वो लोग बातें कर रहे हैं 9 AM पे, और उसने जब बातें करते हुए पिछली बार भी देखा था, काफी बार उसने देखा था कि ये दोनों आपस में बातें शातें करते रहते हैं। अब उस दिन क्या हुआ कि उसने सावित्री से पूछा कि तू उससे क्यों बात कर रहे थे, तो सावित्री ने बोला क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सावित्री ने जो अपनी इंटेंशन है वो कम्युनिकेट कर दी रमा को, और सावित्री की ही ये बात उसने अपने फादर को बता दी जब वो वापस आए 11 AM पे उसी दिन। तो जब नटराजन ने सावित्री से क्वेश्चन पूछा तो सावित्री रोती रही, बट उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद क्या हुआ, उसी दिन नटराजन जो है सावित्री को ले गए कोटपक्कम और उनको अपने किसी रिलेटिव जिसका नाम था के नटराजन PW6 उसके घर पे छोड़ के आ गए और बोला कि आप इसका ध्यान रखो। उसको बना दिया लॉफुल गार्डियन और बोला कि आप इसको ध्यान रखो, और इसको एपेलेंट से जो वरदराजन है उससे वो दूर रखना चाहते थे। नेक्स्ट दिन पे क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1960 को सावित्री जो है उन्होंने के नटराजन का घर छोड़ दिया 10 बजे और टेलीफोन किया वरदराजन को जो कि है एपेलेंट, और बोला कि मुझे आके मिलो एक सर्टेन रोड पे इन दैट एरिया, एंड खुद से उस रोड पे चली गई, खुद से गई उस रोड पे, ये बहुत जरूरी है। बाय द टाइम शी गॉट देयर, एपेलेंट जो है वो आ गए थे अपनी गाड़ी में, वो दोनों गाड़ी के अंदर घुसे। उसके बाद वो पीटी सामाया एट मोलापुर वहां गए और रजिस्ट्रार के ऑफिस में उन लोगों ने अपनी शादी करी। आफ्टर पिकिंग सामी दे वेंट टू द शॉप ऑफ गोविंद राजू नायडू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड पे था। एपेलेंट ने 2 गुंडूस खरीदे, तिरुमंगलम खरीदा, और जो सिलेक्ट किया गया था सावित्री के बाद, और उसके बाद ये लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस गए। उसके बाद इन्होंने एक अग्रीमेंट किया टू मैरी एंड बिटवीन द एपेलेंट एंड सावित्री, जिसको साइन किया गया, रिटर्न में किया गया, उन्होंने इनको रजिस्टर भी कराया। Thereafter, एपेलेंट ने asked her to wear the articles of jewelry जो उन्होंने नायडू की शॉप से खरीदे थे, एंड अकॉर्डिंगली उसने भी ये चीज करी। इन दोनों का जो अग्रीमेंट था वो अटेस्ट किया गया बाय सामी एज वेल एज बाय वन PK मार who was the co-accused before the presidency magistrate, but बाद में उनको acquit कर दिया गया। After the document was registered, एपेलेंट और सावित्री अजंता होटल गए और वहां पे कुछ दिन रहे। एपेलेंट ने जो है हमारी सावित्री उनको कुछ साड़ियां लेके दी, ब्लाउजेस लेके दी, एंड उसके बाद वो लोग ट्रेन से सतूर चले गए। कुछ दिन वहां पे रहने के बाद वो लोग कहाँ चले गए, सिरुकुलम चले गए अक्टूबर 4 को, एंड वहां पे रहने के बाद 10 से 12 दिन वो लोग कोयम्बटूर गए, एंड उसके बाद तंजौर गए, जहां से उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेटिंग इनटू अ कंप्लेंट ऑफ किडनैपिंग मेड बाय नटराजन। तो फादर ने किडनैपिंग की एक कंप्लेंट करी और उसके बेसिस पे पुलिस ने उनको अरेस्ट करा एंड ब्रॉट देम टू मद्रास ऑन November 3। अब क्या बोला गया, ये बोला गया कि सावित्री की जो एज है, सावित्री का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है November 13, 1942। तो बेसिकली 1 अक्टूबर को वो क्या थी, माइनर थी, और जो बाकी फैक्ट्स हैं वो भी डिस्प्यूटेड नहीं थे। तो क्या बोला गया, 2 फोल्ड कंटेंशन थी। सबसे पहली कि फर्स्ट प्लेस सावित्री ने अपनी जो गार्डियनशिप है उसको अबैंडन कर दिया था,
और सेकंड प्लेस appellant जो है in doing what he did not in fact take away Savitri out of keeping of the lawful guardian. तो जब हमने बात करी कि क्या एक माइनर लड़की अपने पेरेंट्स की जो पोजेशन है, अपने पेरेंट्स की जो कीपिंग है, उससे खुद से बाहर हो सकती है, उनकी जो गार्डियनशिप है उसको खुद से अबैंडन कर सकती है, तो हमने बोला एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में कर सकती है, जहां पे वो इंटेंशनली घर छोड़ के भाग जाती है और उसका कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने का. दिस इज अ फाइन एग्जाम्पल जहां पे सावित्री खुद से अपने फादर की गार्डियनशिप को छोड़ के भाग गई और उसका कोई इंटेंशन नहीं है. और यहाँ तक कि आपको ये भी देखना होगा कि सावित्री ने ही एपेलेंट को फोन किया कि भैया आओ और मुझे मिलो, दोनों ने अपनी मन मर्जी से शादी करी. तो इसलिए यहाँ पे आप ये भी नहीं कर सकते हो कि जो वरदराजन है उसने आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन किया है, ही डिड नॉट टेक हर अवे, वो खुद से आई है. ठीक है. दूसरी चीज, क्या एक माइनर अबैंडन कर सकती है गार्डियनशिप ऑफ हिज और हर ओन गार्डियन? एंड इफ सो, फर्दर क्वेश्चन था कि सावित्री एज अ चाइल्ड, एज इन एक्टिंग व्हाट शी डिड, क्या आप मान सकते हैं कि उसने अबैंडन किया अपने फादर की गार्डियनशिप को? तो इसको आंसर करना बहुत ज्यादा इजी नहीं है. तो आपको क्या समझना है? Fortunately, however, it is not necessary for us to answer either of them upon the view, and we take on the other question raised before us, that is taking of Savitri. क्या वो out of कीपिंग हुआ था कि या नहीं हुआ था, ये चीज को भी देखना जरूरी है. तो जब हम किडनैपिंग की बात करते हैं 361 में, आपको क्या देखना है? टेकिंग या इंटाइसमेंट होनी चाहिए ऑफ अ माइनर आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ अ लॉफुल गार्डियन. ये अपने आप में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है अगर आप ऑफेंस प्रूव करना चाहते हो अंडर दिस सेक्शन. यहाँ पे आपको क्या देखना है कि वी आर नॉट कंसर्न विद इंटाइसमेंट, बट वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या जो पार्ट एपेलेंट ने प्ले किया, क्या वो टेकिंग आउट का पार्ट था या फिर नहीं था. We have no doubt that though Savitri had been left by S. Natarajan to the house of K. Natarajan, she still continued to be in lawful keeping of her father. But जहाँ पे पॉइंट आता है कि क्या जो एपेलेंट है एस वरदराजन है, क्या उसने एक्चुअली में टेक आउट किया या नहीं किया, ये बहुत जरूरी है. तो जब हम बात करते हैं डिपोजिशन की सावित्री की, तो वहां पे उसने कुछ भी नहीं बोला कि मुझे वरदराजन ने फोर्स किया या कुछ भी ऐसा नहीं आया. ठीक है. और उसके वहां से क्या इन्फ्रेंस कुड बी ड्रॉन दैट शी लेफ्ट द हाउस ऑफ के नटराजन अपनी मर्जी से और ना कि सजेशन ऑफ द एपेलेंट के हिसाब से. इनफैक्ट शी कैंडिडली एडमिट्स कि मॉर्निंग ऑफ 1 अक्टूबर वो खुद से टेलीफोन करती हैं एपेलेंट को और बोलती हैं कि अपनी कार में आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ. एपेलेंट ने बस उसकी विश को कंप्लाई किया और यहाँ पे आप कहीं से भी नहीं कह सकते हो कि उसने टेक हर आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन. उसने खुद से ही उसको अकम्पनी किया एंड डिड नॉट कास्ट अपॉन द ड्यूटी ऑफ टेकिंग हर बैक टू हर फादर्स हाउस. इवन उसको ये भी नहीं बोला कि मेरे साथ तुमको जबरदस्ती करो, जो भी किया खुद से मन मर्जी से किया. तो आपको क्या देखना है? शी वॉज नॉट अ चाइल्ड ऑफ टेंडर एज. ठीक है, वो माइनर थी बट वो बहुत ही छोटी उम्र की नहीं थी जो कि अपना भला बुरा नहीं सोच सकती थी. वो ऑन द वर्ज ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी थी और बहुत अच्छे से जानती थी कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है. वो कोई अनएजुकेटेड लड़की नहीं थी या फिर गांव की लड़की नहीं थी, रादर वो एक सीनियर कॉलेज स्टूडेंट थी जो कि बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अपने लिए क्या कर रही है. वो एक मॉडर्न सिटी में रहती थी और उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो थिंकिंग है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड थी. जो लर्नड जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने रेफर किया टू अ डिसीजन ऑफ क्वीन वर्सेस कुमारस्वामी टू मद्रास HCR 331, जहां पे बात हो रही थी अंडर सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पीनल कोड. उन्होंने क्या बोला कि जहां पे एक वाइफ वो वाज लिविंग विद हर हस्बैंड और अगर एक आदमी उनको जबरदस्ती कहीं पे लेके जाता है टू डिप्राइव द हस्बैंड ऑफ हिज कंट्रोल ओवर विद द इंटेंट स्टेटेड इन दिस सेक्शन, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे वो हस्बैंड की अवे टेकिंग हो रही है, हस्बैंड की पोजेशन से, हस्बैंड की कीपिंग से टेकिंग अवे हो रही है. ठीक है. तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको एक टेकिंग के बीच में और अलाउइंग अ माइनर टू अकम्पनी अ पर्सन के बीच में भी ध्यान रखना है. ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये सिनोनिमस नहीं है, आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस का इसका ध्यान रखना जरूरी है. और क्या बोला गया कि कोर्ट ने ये देखा कि यहाँ पे जो भी मटेरियल रखा गया है उनके सामने, जो भी एविडेंसेस उनके सामने आए हैं, उसके हिसाब से क्या देखा जाता है कि कोई भी ऑफेंस नहीं बनता अंडर सेक्शन 363. बेसिकली किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं बनता और आप कहीं से भी ये नहीं बोल सकते हो कि टेकिंग आउट हुआ है. टेकिंग आउट नहीं हुआ है, उसने खुद से अबैंडन किया था और इसीलिए इन्होंने अपील को अलाउ कर दिया और उसकी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया एंड उसको बरी कर दिया. ठीक है. तो ये केस अपने आप में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है कि आप लोग ये केस भी देखें. ठीक है. अब स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम का केस करते हैं. तो कोर्ट ने क्या देखा? कोर्ट ने मीनिंग एंड स्कोप देखा 361 का
और क्या बोला, जो ये ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन है, इसका क्या ऑब्जेक्ट है कि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो माइनर चिल्ड्रन को कि वो सिड्यूस ना हो किसी भी इम्प्रॉपर पर्पस के लिए, और प्रोटेक्ट करना चाहते हो इन बच्चों के गार्डियंस के राइट्स को भी जिनके पास है लॉफुल चार्ज और कस्टडी अपने बच्चों की। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 361, इसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्या बोला गया, ग्रेविटी ऑफ दिस ऑफेंस लाइज इन टेकिंग या फिर इंटाइसमेंट ऑफ अ माइनर अंडर द एज, जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन के अंदर, जो है मेल के लिए 16 साल से कम, फीमेल के लिए 18 साल से कम, और अनसाउंड पर्सन है उसके लिए कोई भी एज नहीं दी गई। तो जो भी वर्ड है टेक्स या फिर इंटाइस एनी माइनर आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन, ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम बात करते हैं इन सेक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ड कीपिंग के अगर बारे में देखते हो तो कीपिंग का आपको क्या ध्यान रखना है, आइडिया ऑफ चार्ज, प्रोटेक्शन या फिर मेंटेनेंस। तो बेसिकली जो हमारा गार्डियन होता है, आपको गार्डियन जो होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, उसका चार्ज होता है आपके ऊपर, वो मेंटेन करता है आपको। तो आपको ये चीज को भी ध्यान रखना है कि जो गार्डियन है वो बेसिकली आपके कंट्रोल में है, आप उसके कंट्रोल में हो, और अगर कोई भी पर्सन उसके बाहर आपको लेके जाता है, एक जो इमेजिनरी लाइन गार्डियन ने क्रिएट की हुई है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, अगर उससे बाहर लेके जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ऑफेंस हो जाएगा अंडर दीज सेक्शंस। ठीक है, अब रेग वर्सेस रॉफ का एक केस देखते हैं। इस केस में क्या हुआ, जो फैक्ट्स थे वो क्लियरली एस्टैब्लिश करते थे गिल्ट ऑफ द अक्यूज। जो एक्शन था अक्यूज का वाज प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द गर्ल्स गोइंग आउट ऑफ हर फादर्स कीपिंग, बट फॉर दिस परसुएशन शी वुड नॉट हैव गॉन आउट ऑफ द हाउस। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन फॉर्मेशन ऑफ हर इंटेंशन टू लीव द हाउस। उसका कंसेंट, उसकी विलिंगनेस टू अकम्पनी द अक्यूज वुड बी इमटेरियल। यहाँ पे उसने इंटाइस किया कि वो लड़की जो है वो मेंटली अपने फादर का घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, तो ये अपने आप में ऑफेंस होगा और लड़की का कंसेंट कोई भी मान्य नहीं रखेगा। ठीक है, सतीश कुमार वर्सेस स्टेट के केस में, इस केस में बात करी गई कि क्या क्या चीजें टेकिंग में अमाउंट नहीं करती, और एस वरदराजन का केस के ऊपर भी डिस्कशन करी गई। इन कुमुदिनी पड्डी वर्सेस प्रसन्नता कुमार केस एंड एस के यूसुफ वर्सेस स्टेट, कोर्ट ने दोबारा से जो वडगम्मा के अंदर प्रिंसिपल लेट डाउन है उसके बारे में भी चर्चा करी। जहूरी अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में क्या हुआ, जो टेकिंग का वर्ड है जो कि लिखा गया है सेक्शन 361 में, क्या जरूरी है, रिक्वायर्स कि अक्यूज जो है उसका एक्टिव रोल होना चाहिए कि माइनर जो है अपने फादर का घर छोड़े या फिर शेल्टर ले किसी और के घर में। Therefore, mere a passive role in helping a girl in giving shelter in the house या फिर accompanying her to hospital for medical treatment taking नहीं होगा। जो taking होना चाहिए, उसका जो accused का रोल होना चाहिए वो बहुत ही एक्टिव रोल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रोल होना चाहिए, एक पैसिव रोल अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जहूरा अली के केस में क्या हुआ, क्वेश्चन था कि क्या जो टेकिंग है मस्ट बी डिसाइडेड विद द रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन कि क्या जो वो लड़की है वो सफिशिएंट मैच्योर थी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी उसकी कि वो अपना भला बुरा सोच सके, और सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उसने एक्चुअली में अपने पेरेंट्स का घर छोड़ा या फिर नहीं छोड़ा। ठीक है, आर वर्सेस जी का केस पढ़ते हैं। इस केस में क्या हुआ, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कैन नॉट बी कमिटेड बाय अ पेरेंट हु टेक्स अवे हिज अनमैरिड माइनर चाइल्ड। तो एक पेरेंट अपना ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग नहीं कर सकता। हाउएवर अ पेरेंट मे बी गिल्टी ऑफ किडनैपिंग हिज चाइल्ड इफ द चाइल्ड हैड अटेन्ड मेजॉरिटी और हैज लॉफुली मैरिड अंडर दैट एज, since in either case child has passed out of the possession of his parents। अगर पेरेंट की ही कीपिंग में है तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप उस बच्चे का किडनैपिंग कर रहे हो, बट अगर उस बच्चे की शादी हो गई है और वो अपने हस्बैंड के पोजेशन में है, उसके कीपिंग में है, और तब आप उसको जबरदस्ती लेके आते हो, तब हम बोल सकते हैं कि ऑफेंस हो रहा है ऑफ किडनैपिंग। ठीक है, रबिन नारायणा दास वर्सेस स्टेट, इस केस में क्या बोला गया, ऑन बीइंग परसुएडेड बाय द अक्यूज्ड द विक्टिम वेंट इनसाइड द हाउस, came properly dressed to accompany the accused, this will not amount to abduction within the meaning of section 362, ये बोला गया इस केस में। अब गंगा दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एप्लेंट और कंप्लेनेंट जो है गर्ल्स फादर वो डूइंग अ पोटैटो बिजनेस टुगेदर। अक्यूज जो है वो उसके घर जाते थे बहुत बार। इन द इवेंटफुल नाइट ही स्टेड एट द हाउस ऑफ द कंप्लेनेंट। इन द मॉर्निंग ही वाज सीन टेकिंग द माइनर गर्ल एंड देयर आफ्टर माइनर गर्ल डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गई। दस सर्कमस्टेंसेस क्या बोलते हैं कि कंक्लूसिवली गिल्ट होता है अक्यूज का इन टेकिंग अवे द गर्ल। It was contended by the learned counsel for the appellant that the appellant being aged 55 years would not have deployed fancy for a minor girl and therefore it is a false story that he had abducted the girl। कोर्ट ने क्या बोला कि फैंसीफुल डिफेंस अपने आप में कोई डिफेंस नहीं है और उसको कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 366A, जहां पे आप प्रोक्योर करते हो एक माइनर गर्ल को। ठीक है, 1995 क्रिमिनल LJ 1288 ओरिया
क्या देखना है इस केस में, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स हैं वो अपनी खुद की मर्जी से ज्वाइन करती हैं अक्यूज को। जो इंसिडेंट अकर होता है while she was going to appear at MA exams, there was no mention in the FIR that the girl was a minor. Hence, mentioning about her inability to take a right decision does not make her person of unsound mind. और यहाँ पे आप क्या नहीं बोलोगे, ऑफेंस हो रहा है ऑफ किडनैपिंग। देखो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि हाँ जी हम लोगों ने एजेस दिए हुए हैं, 16 और 18 साल की उम्र दी गई है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी है और वो अपना भला बुरा जानती है, मिच्योर है, समझदार है और उसको पता है उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, बट फिर भी अगर वो ऑफेंसेस करती है, फिर भी अगर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ जाती है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसका किडनैपिंग हो रहा है। तो इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को भी देखना बहुत जरूरी है जब हम किसी को इस सेक्शन के अंदर लायबल ठहराएंगे। ठीक है, अब पढ़ना है हमें अबडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पोर्शन है। तो 362 क्या कहता है, या तो आप फोर्सफुली या फिर बाय डिसीटफुल मीन, सिमिलर चीज जो हमने किडनैपिंग में पढ़ी थी कि या तो आप जबरदस्ती से या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एक पर्सन को बोलते हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह, ए को आप फर्स्ट प्लेस से दूसरी जगह पे लेके जाते हो, तो ये क्या हो रहा है, अबडक्शन हो रहा है। ये किसी मेजर का भी हो सकता है, माइनर का भी हो सकता है, अनसाउंड पर्सन का भी हो सकता है, कंसेंट इसमें रेलेवेंट नहीं है। और इसका जो इंपॉर्टेंट केस है वो क्या है, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट 1972 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। तो अब क्या पढ़ना है, अबडक्शन में हमें पढ़ना है कि अगर आप किसी को फोर्सफुली या फिर कंपेल करते हो, उसको जबरदस्ती करते हो, डिसीटफुल तरीके से, डिसऑनेस्ट तरीके से इंड्यूस करते हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो आप ऑफेंस कर रहे हो ऑफ अबडक्शन। दूसरी चीज क्या देखनी है, अबडक्शन का जो मतलब है, मेनली गिव्स अ वर्ड अबडक्शन का डेफिनेशन, और ये अपने आप में कोई भी पीनल प्रोविजन को फॉलो नहीं करता है। बेसिकली अबडक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस। अगर अबडक्शन किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है, तभी हम उसको ऑफेंस कहेंगे, नहीं तो अबडक्शन अपने आप में ऑफेंस नहीं है। ठीक है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि आप फोर्सफुली कंपेल कर रहे हो या इंड्यूस कर रहे हो बाय डिसीटफुल मींस, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि आप एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ अबडक्शन। ठीक है, कुछ केसेस देख लेते हैं। गंगा दई केस में अबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, जो हमारा कौन सा था, किडनैपिंग एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। विश्वनाथ के केस में अबडक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस। अबडक्शन अगर किसी पर्पस के लिए हो रहा है, अबडक्शन हो रहा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, अबडक्शन हो रहा है मर्डर कॉज करने के लिए, अबडक्शन हो रहा है ग्रीवेंस हर्ट कॉज करने के लिए, अबडक्शन हो रहा है फिरौती मांगने के लिए, तो फिर वो बनेगा पनिशेबल ऑफेंस। बट अपने आप में अबडक्शन इज नॉट एन ऑफेंस, और यही बोला गया छोटेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में भी। अब अबडक्शन पर से इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 362, और ये अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है और पनिशेबल भी नहीं है जब तक अबडक्शन फॉल बैक नहीं करता इन कैटेगरी ऑफ 364, 365, 366, 367 एंड 369, वो एक ऑफेंस नहीं है और आप उसको पनिश नहीं कर सकते हो। तो क्या देखना जरूरी है, कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने जरूरी हैं अगर आप अबडक्शन को पनिश करना चाहते हो। बेसिकली अगर आप अबडक्ट करते हो किसी को मर्डर करने के लिए तो 364, सीक्रेटली या फिर रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो उसको 365, इंड्यूस करते हो उसको कि वो शादी करे 366, उसको ग्रीवियस हर्ट करते हो या स्लेवरी करवाते हो 367, अगर किसी पर्सन को आप चोरी करते हो जो कि 10 साल से कम है 369, या फिर आप फोर्स या फ्रॉड करते हो, तो ये अपने आप में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट माना जाएगा अबडक्शन का। अबडक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस, ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में आता है, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो एक्चुअल फोर्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो गुरुचरण का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो अक्यूज है उन्होंने थ्रेटन किया प्रोसिक्यूटर्स को एक पिस्टल के द्वारा कि यहाँ से वहां जाओ, तो ये अपने आप में अबडक्शन माना जाएगा। तो ये जो फोर्स है ये एक्चुअल फोर्स भी हो सकता है एंड मेयरली शो ऑफ फोर्स भी हो सकता है, थ्रेटन भी आप कर सकते हो। ठीक है, डिसीटफुल का क्या मतलब है, मतलब है आप कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट करते हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से करते हो, डिसऑनेस्टली करते हो। तो बेसिकली यहाँ पे इंटेंशन जो है वो देखी जाएगी। अगर आप किसी को डिसीटफुल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, डिसीटफुल मीन्स इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू द यूज ऑफ फोर्स, देयरफॉर आप फोर्सफुली कंपेल कर रहे हो या फिर आप किसी को डिसीव कर रहे हो, ईदर वेज वो अमाउंट कर जाएगा किस चीज में, वो अमाउंट कर जाएगा अबडक्शन में। तो डिसीटफुल हो गया कि जैसे आप किसी को फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप उसको परस्यूट कर रहे हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, तो आप ऑफेंस कर रहे हो ऑफ अबडक्शन।
ठीक है। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, तो आपको क्या देखना है कि जो एक पर्सन है आप उसको प्लेस 1 से प्लेस 2 पे भेज रहे हो, तो आप उसका अबडक्शन कर रहे हो। और अगर आप यही चीज किसी पर्पस से कर रहे हो, जैसे कि मर्डर, रैंसम लेने के लिए, उसको अननेचुरल लस्ट के लिए, प्रोस्टिट्यूशन में डालने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, अबडक्शन है, जो कि पनिशेबल होगा। तो क्या मतलब है, एक इसेंशियल एलिमेंट है कि आप कंपेल कर रहे हो उस पर्सन को कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाए। और क्या जरूरी है, इट नीड नॉट बी ओनली फ्रॉम कस्टडी ऑफ अ लॉफुल गार्डियन, जैसे कि किडनैपिंग में होता है, बट जैसे ही आप एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे कंपेल कर रहे हो डिसीटफुल तरीके से, हम क्या बोलेंगे, या फिर फोर्सफुल तरीके से, तो हम बोलेंगे उसका अबडक्शन हो गया है। जैसे कि अबडक्शन होता है, a person is being abducted not only when he is first taken away from one place to another but subsequently also। बेसिकली आप ए को पहले 1 प्लेस पे जाने पे मजबूर करते हो, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, तो यहाँ पे ये पूरा अबडक्शन हो रहा है। तो अबडक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, ना कि किडनैपिंग की तरह जो कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। एग्जांपल लेके चलते हैं, ए किडनैप्ड अ गर्ल, managed to escape her from the kidnapper when she met the accused who misrepresented to her that वो पुलिस कांस्टेबल था और उसको पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, बट इंस्टेड वो उसको उसके घर ले गया और उसको वहां पे जाके उसने रख दिया और रैंसम डिमांड करी 600 रुपए की उसकी मदर से कि वो उसको वापस दे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अबडक्शन का ऑफेंस हुआ है, क्योंकि अबडक्शन हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ डिमांडिंग रैंसम, और ये अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब बहादुर अली का केस पढ़ते हैं, बहादुर अली वर्सेस किंग एम्परर, एक लैंडमार्क जजमेंट है, जहां पे क्या बोला, जब एक वुमन को आप एक हैंड से दूसरे हैंड में पास करते हो, सेवरल प्लेसेस पे पास करते हो, तो ये सारे लोग गिल्टी होंगे ऑफेंस की ऑफ अबडक्शन। जैसे कि एक वुमन है जिसको ए ने अबडक्ट किया और वो उसको प्लेस 1 पे ले गया, फिर प्लेस 2 पे ले गया, यहां से उसको बी ने अबडक्ट किया और वो उसको प्लेस नंबर 3 पे ले गया, फिर प्लेस 4 पे ले गया और फिर अब डी ने अबडक्ट कर लिया, फिर ई ने अबडक्ट कर लिया और ये ले गया इसको प्लेस 5 पे। तो ये सारे लोग होंगे गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, सेवरल प्लेसेस पे लेके जाओ या सेवरल लोगों के द्वारा हो, तो ये बन जाता है अपने आप में एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस और सब के सब गिल्टी होंगे। अब कंटिन्यूइंग ऑफेंस की बात करें, अबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है और जो गर्ल जिसको अबडक्ट किया जा रहा है फर्स्ट टेकन नहीं, बल्कि हर एक टाइम जब उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे रिमूव कर रहे हो, किसी पर्सन के द्वारा रिमूव किया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ऑफेंस हो गया है ऑफ अबडक्शन। अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले किडनैपिंग पर से अपने आप में एक ऑफेंस है, इसलिए आपको पर्पस चेक करने की जरूरत नहीं है। अबडक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस, इसीलिए आपको पर्पस चेक करना जरूरी है। किडनैपिंग वन टाइम ऑफेंस है और अबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। किडनैपिंग के लिए आप पर से लायबल हो जाते हो और अबडक्शन के लिए पर से लायबल नहीं होते हो। अब एक बार डिटेल में इसके डिफरेंस पढ़ लेते हैं सो दैट आपके पेपर में आपको मदद हो जाए। तो बेसिकली किडनैपिंग किस किस का हो सकता है, किसी माइनर का हो सकता है या फिर किसी अनसाउंड पर्सन का हो सकता है, बट अबडक्शन किसी एज के पर्सन का भी हो सकता है। किडनैपिंग में क्या जरूरी है कि आप लॉफुल गार्डियन से आप रिमूव करो किसी भी पर्सन को, बट यहाँ पे अबडक्शन में ये पॉइंट जरूरी नहीं है। जब आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे मजबूर कर रहे हो या फिर फोर्सफुली कर रहे हो तो अबडक्शन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो आप लॉफुल गार्डियन से उसको रिमूव कर रहे हो, जो कि एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है हमारे किडनैपिंग का। ठीक है, किडनैपिंग में माइनर या फिर पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है, अगर आप उसको टेक अवे करते हो या इग्नाइज करते हो टू गो विद द किडनैपर, मतलब आप क्या कर रहे हो, द मीन्स आर एम्प्लॉयड मे बी इनोसेंट, और यहाँ पे क्या मीन्स है, फोर्सफुल मीन्स है, कंपल्शन है या फिर डिसीटफुल मीन्स एम्प्लॉय हो रहे हैं। तो ये बात हो रही है मीन्स की। ओके, और यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, यहाँ पे हमने बात करी थी एज और यहाँ पे हमने लॉफुल गार्डियन की। तो ये साथ साथ हमने क्या बना लिए, बेसिस, जो बहुत जरूरी होते हैं एक डिफरेंस में लिखने के लिए। जब आप बेसिस लिखते हो तो जो आंसर चेकिंग कर रहा होता है उसको समझ आता है कि आपको कॉन्सेप्ट की पूरी पकड़ है, आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी है, तो बेसिस जरूर लिखते हैं। ठीक है, अब कंसेंट की बात करें, यहाँ पे आ गया आपका बेसिस कंसेंट।
यहाँ पे कंसेंट इममटीरियल है, जिस पर्सन को आप किडनैप कर रहे हो उसका कंसेंट इममटीरियल है, और यहाँ पे कंसेंट ऑफ द पर्सन इज रिमूव, मतलब फ्रीली एंड वॉलंटरली अगर आप कंसेंट करते हो तो फिर आप कंडोन कर दोगे ऑफेंस। बेसिकली अगर मैं अपनी मन मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा, वो ऑफेंस थोड़ी होगा। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो हमारा कंसेंट है एक माइनर का या फिर एक अनसाउंड पर्सन का, वो इममटीरियल है जब हम किडनैपिंग की बात करते हैं। अब इंटेंशन की बात करें तो इंटेंशन इररेलेवेंट है हमारे किडनैपिंग के ऑफेंस में, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है। बट जब हम बात करते हैं इंटेंशन की अबडक्शन में, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट है, और अबडक्शन में इंटेंशन होना, एक सर्टेन इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूइंग ऑफेंस की जब हम बात करते हैं तो किडनैपिंग एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। यहाँ पे ऑफेंस कंप्लीट होता है एज सून एज आप एक माइनर को रिमूव करते हो उसके पेरेंट की या फिर उसके गार्डियन की कस्टडी से, और ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। बेसिकली एक बार से दूसरी बार, दूसरी बार से तीसरी बार, तीसरी बार से चौथी बार आप जब भी किसी को फोर्स करते हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, हम क्या कहेंगे, अबडक्शन का ऑफेंस हो रहा है। अब सेक्शंस क्या इन्वॉल्व है, सेक्शंस इन्वॉल्व है, पनिशमेंट है 363 में, बट अपने आप में अबडक्शन पर से इज नॉट पनिशेबल। तो ये एक ऑक्सिलरी एक्ट है जो अपने आप में पनिशेबल नहीं है। अगर क्रिमिनल इंटेंट के साथ हो रहा है जो कि स्पेसिफाइड है अंडर सम सेक्शंस 364 से 366, तब भी हम बोलेंगे कि आप पनिशेबल हो गए फॉर द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन। इन किडनैपिंग दीज मस्ट बी टेकिंग या फिर इंटाइसिंग। अबडक्शन में क्वेश्चन ऑफ टेकिंग या फिर इंटाइसमेंट का क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब एक्टस रियस और मेंस रिया क्या है, हमारे जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है उसका समझना जरूरी है। जब एक्टस रियस है तो एक्टस रियस क्या है, एक्टस रियस क्या होता है, ह्यूमन कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस। तो वो क्या है, अबडक्शन। जब आप किसी भी पर्सन को कंपेल कर रहे हो फोर्सफुली या फिर डिसीटफुल तरीके से कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, तो ये हो गया मेरा एक्टस। और गिल्टी माइंड मेंस रिया मेरा हर एक सेक्शन के हिसाब से बदलता जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है, कुछ स्पेशल पर्पसेस। एक बार डिटेल में ये सेक्शंस मेरे साथ कर लो, उसके बाद आपको बस क्या करना है, आपको ये चार्ट का ध्यान रखना है। स्पेशल पर्पसेस में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, 363A, अगर आप किसी को किडनैप करते हो या फिर उसके किसी बॉडी पार्ट को काटते हो, मेमिंग करते हो किसी माइनर के साथ कि वो बेगिंग कर सके, मेल है तो 16 साल से कम और अगर फीमेल है तो 18 साल से कम, क्या पर्पस है कि वो भीख मांग सके, बेगिंग कर सके। ठीक है, 364 में आप किडनैप करते हो, अबडक्ट करते हो किसी को कि उसका मर्डर कॉज कर सको। 364A में रैंसम के लिए किडनैपिंग करते हो। 365 में आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करना चाहते हो, जो हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। 366 में आप उसको जबरदस्ती शादी करने के लिए किडनैप कर रहे हो या अबडक्ट कर रहे हो। 366A में आप किसी माइनर गर्ल को प्रोक्योर कर रहे हो जो कि 18 साल से कम है, और 366B में आप किसी माइनर गर्ल को इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, 367 में आप क्या करना चाहते हो, ग्रीवियस हर्ट या फिर स्लेवरी या फिर अननेचुरल लस्ट कॉज करना चाहते हो ऐसे बच्चे को। 369 में आप चोरी करते हो किसी से, कोई भी बच्चा जो कि 10 साल से कम है। इस चार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, बस एक बार डिटेल में सेक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर इस चार्ट से आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो 363A जो सेक्शन है इसको ऐड किया गया बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। अब क्या कहता है, अगर आप किसी भी माइनर को किडनैप करते हो या फिर उसके लॉफुल गार्डियन से उसको अलग करते हो, उसकी कस्टडी लेते हो फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, तो आपको सजा कितनी हो सकती है, 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर आप उसका किसी बॉडी पार्ट को काटते हो सो दैट आप क्या कर सको, उससे बेगिंग करा सको। जब आप सड़कों पे देखते हो लोग आपसे भीख मांग रहे होते हैं, हाथ कटा होता है, पैर कटा होता है, वो सब कुछ क्या होता है, कोई ग्रुप्स है जो ऐसे लोगों को एक्चुअली में किडनैप करते हैं, अबडक्ट करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स काटते हैं और उनको फोर्स करते हैं कि वो क्या कर सके, वो बेगिंग कर सके। तो दीज पीपल आर पनिशेबल अंडर दीज ऑफेंसेस एंड सजा हो सकती है लाइफ इंप्रिजनमेंट और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वेरेवर एनी पर्सन नॉट बीइंग द लॉफुल गार्डियन, एक माइनर का उसको एम्प्लॉय करता है या यूज करता है ऐसे माइनर को बेगिंग के लिए, तो क्या माना जाएगा, कॉन्ट्ररी माना जाएगा अनटिल अनलेस वो प्रूव कर ले कि इसने बच्चे को किडनैप नहीं किया है। यही माना जाएगा, यही प्रिजम्पशन होगी कि इसने इस बच्चे को किडनैपिंग करी है। 364 कहता है कि आप किसी को किडनैप करते हो या अबडक्ट करते हो जिससे कि आप उसका मर्डर कॉज कर सको या फिर उसको मर्डर का डेंजर प्रोवाइड कर सको, तो आपको सजा होगी लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की भी हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
इसमें एक्टस रियस क्या है, तो एक्टस है आपका जैसे ही अबडक्शन हुआ, और इंटेंशन क्या है कि आप मर्डर कॉज करना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा एक्ट क्या हो गया, पनिशेबल बाय लॉ हो गया। 364 के अंदर जब इंटेंशन है आपकी अबडक्शन के साथ, आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करना चाहते हो या फिर आप क्या करना चाहते हो, सीक्रेटली उसको कन्फाइन करना चाहते हो, तो जब हमारा एक्टस रियस और मेंस रिया मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ऑफेंस कमिट हो जाता है, जो कि प्रोहिबिटेड है बाय लॉ। ठीक है, अब क्या समझना है, 364 ए में आपने किसी को किडनैप किया, अबडक्ट किया, या फिर उसको धमकी दी कि मैं तेरी डेथ कॉज कर दूंगा या हर्ट कॉज करूंगा, या फिर उसको डराया धमकाया, या फिर उसको आपने डिटेन किया और कंपेल किया किसी गवर्नमेंट को या फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कोई ऐसा काम करे या फिर ना करे, और उनसे रैंसम डिमांड करी, तो आपको सजा हो सकती है डेथ पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 365 में आप किसी को किडनैप कर रहे हो, अबडक्ट कर रहे हो, और आपकी इंटेंशन क्या है कि आप इसको सीक्रेटली रखना चाहते हो, रॉन्गफुली कन्फाइन करना चाहते हो। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, क्या मतलब होता है, जब आप किसी को चार दीवारी में रोकते हो। बेसिकली अगर मैं ए को एक डायरेक्शन में जाने से रोक रही हूँ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, उसको किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक रही हूँ, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के अंदर रख रही हूँ, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो आप किसी को किडनैप कर रहे हो या फिर अबडक्ट कर रहे हो, और आपकी इंटेंशन क्या है कि आप इसको सीक्रेटली या रॉन्गफुली कन्फाइन करना चाहते हो, तो कितनी सजा हो सकती है, 7 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 366 में आप किसी को किडनैप करते हो, अबडक्ट करते हो और इंड्यूस करते हो उसको कि वो आपके साथ जबरदस्ती शादी करे, तो आपकी इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है कि आप उसको जबरदस्ती शादी कराना चाहते हो, उसकी मर्जी के बिना फोर्स करना चाहते हो, सिड्यूस करना चाहते हो कि वो किसी के साथ इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, तो आप 366 के अंदर पनिशेबल हो गए। तो पनिशमेंट जो प्रोवाइडेड है वो है 10 साल की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगर कोई भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, जो कि हमारे इस कोड में लिखा हुआ है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का क्या मतलब है, धमकी देता है, डराता है, धमकाता है, अब्यूज करता है ऐसी अपनी अथॉरिटी, ठीक है, या फिर कोई भी कंपल्शन करता है और किसी वुमन को इंड्यूस करता है कि वो किसी जगह से जाए नोइंगली, कि उसको फोर्स किया जाएगा, सिड्यूस किया जाएगा इलिसिट इंटरकोर्स से, तो हम क्या कहेंगे, उसको पनिशमेंट मिलेगी अंडर दिस सेक्शन। 366 ए में आप क्या कर रहे हो, आप इंड्यूस कर रहे हो किसी भी माइनर गर्ल को जो कि 18 साल से कम है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, और आपकी इंटेंशन क्या है, आपका गिल्टी माइंड क्या है, आपका नॉलेज क्या है कि उसको फोर्सफुली सेड्यूस किया जाए किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, किसी इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, तो आपको सजा हो सकती है 10 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 366 बी कहता है, अगर आप इंपोर्ट करते हो फॉरेन कंट्री से कोई भी लड़की जो कि 21 साल से कम है, और आपकी इंटेंशन या नॉलेज क्या है कि उसको फोर्सफुली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो उसके साथ, तो क्या बोलेंगे, 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 367 कहता है, जब आप किसी को किडनैप करते हो, अबडक्ट करते हो, सो दैट आप उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सको, स्लेवरी पहुंचा सको, आप उससे स्लेवरी करा सको, आप अपनी अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई कर सको, और आपको नॉलेज है, आपको इंटेंशन है, तो आपको सजा हो सकती है कितनी, 10 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसमें एक्चुअली में इंटेंशन जो है वो है ग्रीवियस हर्ट की और स्लेवरी की, और मेंस रिया जो है आपका जब एक्टस रियस के साथ मिल जाता है तो ये एक क्राइम बन जाता है, ये एक ऑफेंस बन जाता है जो है पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, अब 368 में आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो और उसको कंसील कर रहे हो, तो बेसिकली नोइंगली कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किडनैप्ड है या फिर अबडक्ट है, आप इसको रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो, कंसील करते हो, तो आपको सजा हो सकती है उतनी सेम मैनर में जैसे कि आपने इसको किडनैप किया, अबडक्ट किया, विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज जिससे कि आप उसको डिटेन कर रहे थे, उसी सेम पनिशमेंट पे आपको सजा हो सकती है। 369 में आप किसी भी बच्चे को जो कि 10 साल से कम है उसको चुराने की इंटेंशन से आप किडनैप करते हो या अबडक्ट करते हो, आपकी इंटेंशन बहुत जरूरी है कि डिसऑनेस्ट थी, और आप क्या करना चाहते थे, ऐसे पर्सन को चुराना चाहते थे, स्टील करना चाहते थे, और इसकी एज क्या थी, 10 साल से कम, तो आपको सजा हो सकती है 7 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक्टस रियस और मेंस रिया क्या था, एक्टस था कि आप किडनैप करना चाहते थे या अबडक्ट करना चाहते थे ऐसे बच्चे को जिसकी उम्र है 10 साल से कम, और आपका गिल्टी माइंड क्या था कि आप टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच अ चाइल्ड,
तो बेसिकली एक एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ माइनर होगा, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ किडनैपिंग हो गया, जहाँ पे आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को हासिल करना चाह रहे हो और उसके लिए आपने क्या किया, आपने उस बच्चे को किडनैप किया या अबडक्ट किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा पोर्शन किडनैपिंग एंड अबडक्शन का, जहाँ पे हम लोगों ने 359 में किडनैपिंग पढ़ी, फिर हमने पढ़ा 360 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और 361 में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। 362 में हम लोगों ने पढ़ा अबडक्शन, बट उससे पहले हमने 363 में किडनैपिंग की पनिशमेंट पढ़ी। 363A में हमने क्या पढ़ा, मेमिंग करते हो या किडनैपिंग करते हो किसके लिए, बेगिंग कराने के लिए। 364 में मर्डर कराने के लिए। 364A में आप रैंसम के लिए किडनैपिंग करते हो। 365 में हमने किया सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए करते हो। 366 में कंपेल करते हो उसको जबरदस्ती शादी करने के लिए। 366A में प्रोक्योर करते हो किसी माइनर गर्ल को। 366B में इंपोर्ट करते हो लड़की को फॉरेन से। 367 में आप ग्रीवियस हर्ट या स्लेवरी से उसको एक्सपोज करते हो, इसलिए आप उसका किडनैपिंग या अबडक्शन कर रहे हो। 368 में आप कंसील करते हो और उसको क्या करते हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हो। 369 में आप क्या करते हो, स्टील करते हो ऐसा बच्चा जो कि 10 ईयर से कम है। 10 ईयर से कम है तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो ऑफ दिस। अब एक चीज जो ध्यान में रखनी है, किडनैपिंग और अबडक्शन के डिफरेंस हमने करे वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, जो केस लॉज हमने करे वो बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि किडनैपिंग जो है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, अबडक्शन जो है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, किडनैपिंग जो है वो पर से आप पनिशेबल होगे, आउट ऑफ कीपिंग ध्यान रखना है आपको, टेकिंग एंटाइसमेंट में सब कुछ ध्यान रखना है। अबडक्शन में क्या ध्यान रखना है कि पर से पनिशेबल नहीं है जब तक वो स्पेशल पर्पसेस ना हो। तो इसको पूरा करते हुए आप लोग को ये पूरा किडनैपिंग और अबडक्शन का पोर्शन जो है वो अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। अपना जो फाउंडेशन है, अपना जो बेस है उसको मजबूत करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप लोगों को मजा आया हो, आप लोग बोर ना हुए हो और आप लोगों ने केस लॉस को बहुत अच्छे से समझा हो, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा हो। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार दोबारा से अच्छे से इसको पूरा समझना है, ये लेक्चर को देखना है और क्लास नोट्स पढ़ने। उसके बाद बस आपको फोकस रखना है उन फ्लो चार्ट्स के ऊपर, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप लोग पीडब्ल्यू की ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे लॉ सिलेक्ट करें, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें और आप लोगों को क्या दिखेगा, आप लोगों को दिखेगा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जहां पे आप जाके लेक्चर्स देख सकते हैं, आप क्लास नोट्स देख सकते हैं, डीपीपी जो कि हमारे डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको मिलेंगे अपडेट्स। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड लगे रहो अपनी मेहनत करते हुए और तैयारी करते रहो लॉ के पेपर के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।